ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो जो हमारा लास्ट लेक्चर था उस लोगों ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये टॉपिक स्टार्ट किया था। ये टॉपिक स्टार्ट करने के साथ मैंने आपको ये भी बोला था कि अगर एक कंडक्टर विच इज कैरिंग करंट आए, ये हम लोगों ने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट होता है। ठीक है, और वो जो फोर्स है दैट फोर्स इज गिवन बाय व्हाट, हम लोग बोलेंगे वेक्टर एफ इज इक्वल टू व्हाट, आई वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर बी। ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये मैं वापस क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, तो आज हम लोग ये यूज करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है ये तो हम लोग बोलते हैं इट इज गिवन बाय व्हाट, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, मैंने आपको बताया था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। हम लोग बोलते हैं एफ पी आई। हम जो इंडिकेट करता है वो क्या है, इट इज फोर्स। जो इंडेक्स फिंगर है वो क्या इंडिकेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और जो मिडल फिंगर है हम लोग बोलते हैं इट इंडिकेट्स व्हाट, तो डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यस। एनीवे, आई होप आपको वो समझ में आया। अगर आपको डाउट है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में तो आप लोगों ने पूछ लिया। ठीक है, जैसे आज हम लोग जब गैलोनोमीटर का कंसेप्ट देखने वाले हैं तो वहाँ पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करने वाले हैं टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। उसमें आपको वापस एक रिविजन मिलने ही वाला है। ठीक है, यस। एनीवे, उसके बाद हम लोगों ने एम्पियर्स लॉ देखा था कल। ओके, एम्पियर्स लॉ का स्टेटमेंट भी मैंने आपको बताया था। तो स्टेटमेंट अगर आपको ध्यान में रखना है तो सिंपली अगर आप ये इक्वेशन देखोगे तो ये इक्वेशन और ये स्टेटमेंट साइमल्टेनियसली एक साथ देखना है आपको। कैसे, मैं बोलूँगा, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन वेक्टर बी अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ in free space is equal to what, to absolute permeability of free space times the total current flowing through the area bounded by the path. Okay, अब इसको मैं कैसे ध्यान में रखूंगा, आप इसको लाइन इंटीग्रल या साइक्लिक इंटीग्रल भी बोल सकते हैं। okay? तो यहाँ पे जो पहला आपको दिख रहा है इक्वेशन, उसमें क्या दिख रहा है आपको सिंबल, लाइन इंटीग्रल या साइक्लिक इंटीग्रल। तो आप क्या बोलोगे, द लाइन इंटीग्रल ऑफ बी, बी यानी क्या, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन वेक्टर बी अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इन फ्री स्पेस इज इक्वल टू। अब अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ, तो वो कैसे हम लोग बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे हैं, इंटीग्रेशन ले रहे हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या होने वाला है, एंटायर क्लोज्ड पाथ। ये आपको आ रहा है समझ में, इसलिए यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इन फ्री स्पेस इज इक्वल टू हम लोग बोलेंगे म्यू जीरो इंटू आई। म्यू जीरो यानी क्या है, तो एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस टाइम्स द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू एरिया बाउंडेड बाय पाथ। ये ध्यान में रखना है, म्यू नॉट जो है या म्यू जीरो जो है उसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। ठीक है, ये क्लियर है। okay? अच्छा, ये लॉ के हम लोगों ने क्या किए थे, कुछ एप्लीकेशंस भी देखे थे। जो उसका पहला वाला एप्लीकेशन था, ओके, दैट वाज, यहाँ पे देख लेते हैं। yes, applications of ampere's law. So it was, first application is magnetic field due to a long straight conductor carrying current, okay, I। तो हम लोग बोल रहे हैं कि ऐसे केस में जो एम्पियर लूप हम लोगों ने कंसिडर किया था, ठीक है, तो मैंने आपको बताया भाई ये हमारा कंडक्टर था और एम्पियर लूप इसके आजू बाजू कंसिडर किया। ठीक है, ये क्लियर है। तो हम लोगों का जो फाइनल आंसर आया था वो कुछ इस तरह से आया था, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल इक्वल टू, हम लोग बोलेंगे दिस इज गोइंग टू बी साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ बी डी एल कॉस थीटा। मैंने वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल का डेफिनेशन ये किया हुआ है। ओके, सो बी डी एल कॉस थीटा, लेकिन थीटा का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। क्यों, तो हम लोग बोलते हैं वेक्टर बी एंड वेक्टर डी एल इज वॉट, उनके बीच में का जो एंगल है वो क्या रहने वाला है, जीरो। वो दोनों एक दूसरे को पैरेलल। तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे कॉस जीरो क्या हो जाएगा, वन। अगर आप लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने आपको कल भी एक्सप्लेन किया था, अगर आप ये डायग्राम को देखते हो, ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, राइट हैंड रूल। ओस्टेड ने जो राइट हैंड रूल का प्रिंसिपल बोला था कि अगर कंडक्टर में से करंट, ओके, हम इंडिकेट कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है वो किससे दिया जाएगा, कर्ल्ड फिंगर। तो वो लॉजिक से हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनने वाला है वो ये सर्कल दिखा रहा है। और ये सर्कल आपको एक और चीज रिप्रेजेंट करता है, दैट इज कॉल्ड एज एम्पीरियन लूप। तो ये देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से अंदर की तरफ जा रहा है और डीएल भी जो है, जो छोटा सा एलिमेंट है वो भी अंदर की तरफ है, एक दूसरे को पैरेलल है। तो हम लोग बोलेंगे कि इनके बीच में जो एंगल रहने वाला है दैट इज गोइंग टू बी जीरो। डीएल ये अंदर की तरफ है। आई होप ये समझ में आ रहा है आपको। ओके, यस। तो ये मैंने कल के लेक्चर में बताया था और वही लॉजिक हम लोगों ने काफी टाइम यूज किया हुआ है। okay? तो वी से बी इज इक्वल टू म्यू जीरो आई अपॉन टू पाई आर, दैट इज बी इज इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन फोर पाई टू आई अपॉन आर। ये क्लियर है। फिर जो इसका सेकंड एप्लीकेशन था दैट वाज मैग्नेटिक इंडक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या है वो मैंने कल ही आपको बताया हुआ है। ठीक है, इस सोलेनॉइड में हम लोग बोलते हैं एन नंबर ऑफ क्या रहते हैं, टर्न्स रहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने एक टर्म डिफाइन की थी। ठीक है, और वो जो टर्म है उसको हम लोगों ने स्मॉल एन बोला हुआ है। okay? यहाँ पे दिया हुआ है। okay? अच्छा, ये स्मॉल एन इंटू कैपिटल एल, तो उसके पहले मैं ये बता देता हूँ स्मॉल एन क्या है। हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूँ स्मॉल एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो ये जो सिलिंड्रिकल कोर है अंदर का, उसका लेंथ क्या है, कैपिटल एल है। जो हम लोगों ने एम्पियरन लूप कंसिडर किया हुआ है वो कैसा लूप है, तो हम लोग बोलेंगे इट इज रेक्टेंगुलर। और आपको ये भी बात ध्यान में रखनी है कि ये जो रेक्टेंगुलर लूप है, तो ये जो साइड है ए बी,
ओके, इट इज ऑल्सो वॉट यू कैन से अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ वॉट, तो ये जो अंदर का सिलेंडर है, तो मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि अंदर का सिलेंडर, ओके, उसका जो सेंट्रल एक्सिस है, वो एक्सिस और ए बी क्या हो रहे हैं, कोइंसाइड हो रहे हैं, ये पहली बात है। ए बी का लेंथ कितना हम लोग बोल रहे हैं, कैपिटल एल है, तो वो लॉजिक से हम लोग बोलेंगे जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगे दैट विल बी स्मॉल एन इंटू कैपिटल एल, क्योंकि स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ओके, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं the total current flowing through the rectangular path will be number of turns which is n into l into I, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं कि अभी ये जो रेक्टेंगुलर पाथ हम लोगों ने कंसिडर किया, तो करंट उसमें से एक बार जा रहा है, दो बार जा रहा है, तीन बार जा रहा है, लेकिन कितने बार जाएगा, तो जितने नंबर ऑफ टर्न्स अवेलेबल है। ओके, आई होप ये भी लॉजिक आपको आ गया समझ में। तो फिर आगे हम लोग क्या बोलते हैं, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल या लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल इज नथिंग बट इक्वल टू म्यू जीरो टाइम्स द टोटल करंट। टोटल करंट क्या लिया हम लोगों ने, एन इंटू कैपिटल एल इंटू आई, ठीक है। और इसमें एक और बात थी, ओके, मैंने आपको ये भी बताया था, ये जो पूरा लूप है ए बी सी डी, ओके, तो उसमें हम लोग बोलेंगे अगर मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कंसिडर करता हूँ, तो वो डायरेक्शन कैसा है, वो डायरेक्शन के लिए अगर आप देखोगे तो ये जो है, ये सिलेंडर है इस तरह, okay? और वायर इस तरह से क्या हो रही है, वो बाउंडेड है। तो अगर मैं राइट हैंड रूल अप्लाई करता हूँ, तो मैं बोलूंगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा, ओवरऑल नेट मैग्नेटिक फील्ड, वो कैसा रहेगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी मैं बोलूंगा अलोंग ए बी रहने वाला, ठीक है? और वो कॉन्सेंट्रेटेड भी कैसे रहेगा, तो हम लोग बोलेंगे कि जो सिलिंड्रिकल कोर है अंदर का, उसके सेंटर के एरिया में क्या रहने वाला है, कॉन्सेंट्रेटेड रहने वाला है। तो हम लोगों ने कल डायग्राम भी डिस्कस किया था, आप लोगों को ये पता ही है। और हम लोग बोलते हैं कि बाहर की तरफ ये फील्ड क्या है, बहुत वीक है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि हम लोग बोलेंगे ये जो फील्ड है, इफ इट इज अलोंग ए बी, ठीक है, तो मैं बोलने वाला हूँ कि बी सी और ए डी जो है, उसको वो क्या रहने वाला है, परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं जब बी डी एल कॉस थीटा की बात आती है, ठीक है, तो कॉस 90 क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है, ठीक है। इसलिए जब साइक्लिक इंटीग्रल कंसिडर किया फॉर द रेक्टेंगुलर फ्रेम, तो उसको हम लोगों ने चार पार्ट में डिवाइड कर दिया, ए से बी से सी से डी एंड डी से ए। मैं पूरे एक एक टर्म्स डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आपको थोड़ा सा समराइज करके दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसमें से हम लोग बोलते हैं कि सिर्फ हमारा जो ए से बी है वो काम का है, बाकी ये दोनों तो जीरो हो गए, और डी से ए जो है वो निग्लिजिबल है, ठीक है। उसके पीछे रीजन क्या है, यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, जो हम लोग बोलते हैं लाइन्स ऑफ फोर्स है, वो सेंट्रल एरिया में क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है, ओके। इस तो चाहिए तो हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं कि अगर मैं बोल रहा हूँ ये सेंट्रल कोर है आपका, तो आपके मैक्सिमम लाइन्स ऑफ फोर्स जो है वो इस तरह से, लाइक दिस। और ये इधर बाहर की तरफ क्या है, तो हम लोग बोलेंगे ये लाइन्स ऑफ फोर्स वो एक दूसरे से थोड़े दूर हो गए, ऐसा समझ लो। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे जो मैग्नेटिक इंडक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, वेरी वीक रहेगा, ठीक है। इसलिए जब मैं इसको बोलता हूँ, तो ये हमारा क्या है, दिस इज बेसिकली ए से बी, क्या आपको आ रहा है समझ में, ये आपका एक्सिस है ए से बी। तो यहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन क्या रहने वाला है, इट इज गोइंग टू बी मैक्सिमम, पहली बात। दूसरी बात, वो कॉन्सेंट्रेटेड रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बोलेंगे इट इज गोइंग टू बी वेरी वीक। वो लॉजिक से हम लोगों ने यहाँ पे वही बोला हुआ है, the solenoid axis, so the magnetic flux lines are crowded together to give large magnetic field. Okay, outside the solenoid, the magnetic field lines are widely spaced, hence the field is very weak. Okay, तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन सी टू डी वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल, इसका वैल्यू क्या रहने वाला है, जीरो रहने वाला है, ठीक है। इस और हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे, ओके, यहाँ पे ये जो दो है, बी टू सी एंड डी टू ए, यस, मैंने पहले सी टू डी बोला था, लेकिन ये एक्चुअली क्या है, बी से सी एंड डी से ए, ओके, दिस वन, बी से सी एंड डी टू ए, ये दोनों जो लाइंस है तो हम लोग बोलने वाले हैं, ओके। इसके अलोंग जो हम लोग इंटीग्रेशन का इक्वेशन लेने वाले हैं, ओके, बी डी एल कॉस थीटा, तो वो क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है, ओके। और सी डी के अलोंग हम लोग क्या बोलेंगे, जो इंटीग्रेशन रहने वाला है बी डी एल, ओके, या फिर बी डी एल कॉस थीटा, तो वो क्या रहेगा, इट विल बी वेरी निग्लिजिबल, ठीक है। तो सिर्फ इफेक्टिव कौन सा रहने वाला है, तो इंटीग्रेशन बिटवीन लिमिट्स ए टू बी, ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। एनीवे, आई होप आपको ये क्लियर है। तो इसका जो हमारा आंसर आया था, दैट केम टू बी व्हाट, ओके, तो म्यू जीरो इंटू एन इंटू कैपिटल एन इंटू आई इज इक्वल टू व्हाट, बी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, लेकिन आप सिर्फ ए से बी कंसिडर कर रहे हो, यहाँ पे जो लेंथ रहने वाला है दैट इज गोइंग टू बी कैपिटल एल। इसको सॉल्व किया तो आपको मिला बी इज इक्वल टू म्यू जीरो स्मॉल एन इंटू आई, ये क्लियर है।
और हम लोग बोलते हैं कि जो एक्सिस छोड़ा, तो एक्सिस से अगर मैं ओके मैं सिलिंड्रिकल के एज पे जाता हूँ, ओके इसका मतलब क्या, मैं बोलूँगा एट अ पॉइंट नियर द एंड द मैग्नेटिक इंडक्शन इज गिवन बाय व्हाट, हाफ म्यू जीरो एन इंटू आई। ओके, ये भी कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसके बाद जो नेक्स्ट एप्लीकेशन था दैट वाज ऑफ टोरॉइड कॉइल। टोरॉइड कॉइल यानी क्या है, तो हम लोग बोलते हैं ये सोलेनॉइड टाइप ही है, बस उसको क्या किया हुआ हम लोगों ने, एक लॉन्ग सोलेनॉइड लिया है और उसको क्या किया है, सर्कुलर फॉर्म में उसको बेंड कर दिया। ठीक है, ये भी मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था। और इसमें हम लोगों ने ओके सिमिलर टाइप का अरेंजमेंट बताया था, एन नंबर ऑफ टर्न्स इस तरह से पास हो रहे हैं। ठीक है, ये दिख रहा है आपको। यस, अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है, यहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली कैपिटल एन लिया। ठीक है, तो अभी उसको कैसे सॉल्व किया था, उन्होंने बोला भाई अगेन बाय एम्पियर सर्किट लॉ। अब पिछले इसमें रेक्टेंगुलर हम लोगों ने लूप कंसिडर किया था, ये टाइम हम लोग बोलेंगे जो लूप रहने वाला है दैट इज गोइंग टू बी सर्कुलर। ओके, यस, यानी जो एम्पियर्स लूप कंसीडर करने वाले, जो हाइपोथेटिकल लूप है वो कौन सा लूप रहने वाला है, हम लोग बोलेंगे ये जो कोर है टोरॉइड की, ओके तो उसका जो इनर रेडियस है और जो आउटर रेडियस है उसका जो एवरेज है, वो एवरेज का मैंने बीच में एक सर्कल बनाया हुआ है, एंड दिस सर्कल इज गोइंग टू बी व्हाट, द एम्पियर्स लूप। ये क्लियर है। और वो लॉजिक के हिसाब से हम लोग बोलते हैं कि बार बार क्या हो रहा है, तो वो सर्कल में से जो करंट है वो पास हो रहा है, सेंट्रल एरिया से नहीं पास हो रहा है, लेकिन जो एंड का एरिया ये दिख रहा है आपको, ये वाला सर्कल, दिस वन, ओके और इसके जो एंड के एरिया है, ठीक है ये नियर द पेरीमीटर, उसमें से करंट क्या हो रहा है, बार बार पास हो रहा है। हम लोग बोलते हैं साइक्लिंग इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल, वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल इज इक्वल टू वॉट, म्यू जीरो इंटू ओके एन आई। अब यहाँ पे पिछले इसमें हम लोगों ने स्मॉल एन इंटू कैपिटल एल लिया था, यहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली क्या लिया हुआ है, कैपिटल एन इंटू आई लिया हुआ है। ठीक है, कैपिटल एन क्या है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ओके ऑफ द कॉपर, कैन से कॉपर वायर ऑन द टोरॉइड। ओके, तो ये लॉजिक के हिसाब से हम लोग बोलते हैं ओके, जब हम लोग इंटीग्रेशन यूज करेंगे तो हम लोग बोलेंगे इंटीग्रेशन ओके बी डी एल। अगेन यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, मैंने आपको कल बताया था डीएल और जो मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है, ठीक है उसके बीच में एंगल क्या रहने वाला है, जीरो। ये कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, यस, कैसे डिस्कस किया था, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है, लेट अस से इफ आई एम कंसिडरिंग द मैग्नेटिक फील्ड, तो हम लोग बोलेंगे ये वाले सर्कल को वो टेंजेंट रहेगा। ये ऐसा समझ लो, ये सर्कल दिख रहा है आपको, तो अंदर हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही रहने वाला, अंदर यानी किसके, मैं ये वाले एरिया की बात नहीं कर रहा। ओके, जो ये कोर है वो कोर के अंदर रहने वाला है। और प्लीज ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये पार्ट की बात कर रहा हूँ, इसको अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो वो टेंजेंट क्या बताने वाला है, दैट विल शो द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, पहली बात ये है। दूसरी बात क्या है, हम लोग बोलेंगे डीएल भी क्या है, तो हम लोग बोलेंगे वो टेंजेंट के अलॉन्ग ही रहने वाला है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या रहेगा, इट विल बी जीरो। हेंस वी से cyclic integral or line integral of vector b dot vector dl is nothing but equal to okay b into dl। okay? अब ये मैंने आपको बताया था, ये यहाँ पे साइक्लिक इंटीग्रल का साइन होना चाहिए था, ये या क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम व्हाट, b dl cos थीटा विद अ साइन ऑफ व्हाट, साइक्लिक इंटीग्रल। पर हम लोग बोलते हैं थीटा का वैल्यू क्या है, जीरो, तो बचेगा क्या, हम लोग बोलेंगे ओनली b इंटू डी एल। ओके, एंड साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ b इंटू डी एल, यहाँ पे वो साइक्लिक इंटीग्रल का साइन क्या है, मिसिंग है। साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ b इंटू डी एल इज गोइंग टू बी व्हाट, b इंटू टू पाई आर। ओके, आपको नहीं ध्यान में है तो मैं वापस बता देता हूँ आपको, इस तरह से साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ बी डी एल, जैसे बी को बाहर ले लिया हम लोगों ने, इस तरह से लगा, लाइन इंटीग्रल बोलो साइक्लिक इंटीग्रल बोलो, बी को बी रहने देते हैं, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, तो जो टोटल कॉइल है उसका हम लोग क्या करेंगे, एवरेज रेडियस लेंगे और टोटल लेंथ की बात करेंगे। ओके, टोराइड कॉइल की, तो वो क्या रहने वाला है, इट इज गोइंग टू बी टू पाई आर। ये क्लियर है। और ये जो है हम लोगों ने फिर किससे इक्वेट किया, तो म्यू जीरो इंटू कैपिटल एन इंटू आई। तो आपका फाइनल इक्वेशन क्या मिलता है आपको, P is equal to म्यू जीरो इंटू कैपिटल N इंटू आई अपॉन टू पाई आर। एंड यहाँ पे कैपिटल N अपॉन टू पाई आर क्या बोला हम लोग, तो इट इज व्हाट, स्मॉल n विच इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। आई होप आपको ये क्लियर है। ओके, तो बेसिकली यहाँ का जो फाइनल इक्वेशन है P इज इक्वल टू म्यू जीरो इंटू स्मॉल n इंटू आई, और जो पिछला वाला इक्वेशन है यानी जो आपको सोलेनोइड के लिए इक्वेशन मिला है और जो टोरॉइड का इक्वेशन है, वो दोनों क्या हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं। ठीक है, यस, तो ये आपको ध्यान रखने के लिए भी क्या है, या ध्यान में रखने के लिए भी क्या है, बहुत ईजी है। ठीक है, okay, so you need to remember this, capital B is equal to what, म्यू जीरो इंटू स्मॉल n इंटू कैपिटल आई। ओके, ये क्लियर है। स्मॉल n क्या है, तो हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अच्छा अभी इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ओके, तो वी से व्हाट एग्जैक्टली इज गैल्वेनोमीटर, तो हम लोग बोलते हैं गैल्वेनोमीटर इज व्हाट, इज अ करंट सेंसिटिव डिवाइस। ओके, यस, और ये जो डिवाइस है इट कैन डिटेक्ट व्हाट, स्मॉलेस्ट ऑफ द करंट, मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर का भी करंट रहेगा तो उसको भी क्या कर सकता है, ये डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, हम लोग बोलते हैं moving coil galvanometer operates on permanent magnet moving coil, okay, PMMC mechanism, and was designed by D Arsenault। okay, जो भी है इनका नाम ये देख लो आप लोग। okay, D Arsenault
moving coil galvanometers are of two types, okay, suspended coil type and pivoted coil type, okay. तो अभी जो हमें सिलेबस में है, ओके, वी आर गोइंग टू से इट इज ऑफ सस्पेंडेड कॉल टाइप, ठीक है। जैसे आप डायग्राम में भी देख सकते हो, हम लोग क्या बोलते हैं, एक रिजिड सपोर्ट है, ओके, वो रिजिड सपोर्ट को क्या है, हम लोगों ने एक कॉइल क्या की हुई है, सस्पेंड की हुई है। ये जो कॉइल है हम लोग बोलते हैं इट इज एक्चुअली व्हाट कैन से इट इज बाउंडेड ऑन व्हाट, ओके, अ रेक्टेंगुलर फ्रेम, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये जो कॉइल जो है, तो हम लोग बोलते हैं फॉस्फोर ब्रॉन्ज की एक वायर है, ठीक है, उससे क्या की हुई हम लोगों ने, सस्पेंड की हुई, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, rectangular coil PQRS is suspended by means of a thin phosphor bronze wire suspension W. A small plane mirror M is fixed on phosphor bronze fiber, which is used in lamp and scale arrangement. The other end of coil is connected to phosphor bronze helical spring H and serves the purpose of leading current in and out of the coil. Okay. Also, the elastic behavior of helical spring helps the coil to bring back to its original position. अब इसका मतलब क्या है, तो पहली बात तो हम लोग, ओके, जो मैग्नेट है, ओके, उसके बारे में बात कर लेते हैं। हम लोग बोलते हैं द कॉइल इज सस्पेंडेड सो दैट इट कैन रोटेट फ्रीली इन यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड विच इज सेट अप बिटवीन टू स्ट्रॉन्ग पोल्स ऑफ अ हॉर्स शू मैग्नेट, ओके, विच इज हैविंग अ सिलेंड्रिकली कॉन्केव पोल्स पीसेस एंड सॉफ्ट आयन सिलेंडर सी। अब यहाँ का डायग्राम और नीचे का डायग्राम, ओके, ये मैं आपको कंपेयर करके बताता हूँ। बेसिकली क्या है, हम लोग बोलते हैं कि ये दो पोल्स हैं, नॉर्थ एंड साउथ। ये आप इसको सामने से देख रहे हो, ये आपको आ रहा है समझ में, ओके। लेकिन वही अगर इसको मैंने, ओके, ऊपर से देखा, यानी अगर इसका मैंने टॉप व्यू देखा, ठीक है, तो मैं क्या बोलने वाला हूँ कि ये जो टॉप व्यू है, वो टॉप व्यू क्या बता रहा है आपको कि जो ये पोल्स है, ओके, तो ये पोल्स के आपको ये कैसे दिख रहे हैं, ओके, एजेस कैसे दिख रहे हैं, तो वो कर्व्ड है, कॉन्केव है, ठीक है। उसका रीजन क्या है, तो हम लोग बोलते हैं कि हमें क्या चाहिए, जो फील्ड है वो रेडियल एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। पहली बात ये हो गया। फिर ये जो रेक्टेंगुलर फ्रेम है उसका ये टॉप साइड आपको दिख रहा है, ये आपको आ रहा है समझ में। और वो रेक्टेंगुलर फ्रेम के अंदर हम लोगों ने क्या किया हुआ है, एक आयन कोर का सिलेंडर जो है, ओके, उसको क्या किया हुआ है, फिट किया हुआ है, ठीक है। एक और डायग्राम है, मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा ये, ओके। जैसे ये देख लीजिए, ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलने वाले हैं, ये आपके दो पोल्स हैं, नॉर्थ एंड साउथ, ओके, ये आपकी कॉइल है और वो कॉइल किसके ऊपर बाउंडेड है, इट इज बाउंडेड ऑन अ रेक्टेंगुलर फ्रेम, ओके। अब ये जो रेक्टेंगुलर फ्रेम है उसके अंदर क्या है, तो हम लोग बोलेंगे देयर इज अ आयन कोर सिलेंडर, ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। और ये आयन कोर सिलेंडर का क्या है, आपको टॉप व्यू दिख रहा है, टॉप व्यू ने क्या है, वो आपको सर्कल दिख रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको कैसे बोलेंगे, मैं वापस पहले वाले डायग्राम पे आता हूँ, ओके। तो अभी बेसिकली ये जो रेक्टेंगुलर जो कोर है उसके अंदर सिलेंडर है, और ये पूरा का पूरा क्या होने वाला है, डिफ्लेक्ट होने वाला है, ओके। बिटवीन व्हाट, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ व्हाट, हम लोग बोलेंगे हॉर्स शू मैग्नेट, ये ध्यान में रखना, ठीक है, यस। अच्छा, अभी हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ से करंट क्या होता है, एंटर होता है, देन इट विल पास थ्रू व्हाट, एन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, और थ्रू हेलिकल स्प्रिंग क्या होता है, वो एग्जिट होता है, ठीक है। अब ऐसे केस में इसका हम लोग क्या करेंगे, सिंपली लाइन डायग्राम देखेंगे, ओके। तो ये एक सिंगल कॉइल दिखाई हुई है, और वो कॉइल कैसे दिखाई हुई है आपको, पी क्यू आर एस, ठीक है। अच्छा, अब उसमें से करंट जो है वो इस तरह से एंटर हो रहा है, पी से क्यू, ओके, ट्रैवल कर रहा है, देन क्यू से आर, आर से एस, एंड अगेन टू व्हाट, पी। लेकिन ये बेसिकली क्या है, एन टाइम्स क्या होने वाला है, इट इज गोइंग टू मूव एंड इट इज गोइंग टू एग्जिट थ्रू व्हाट, हम लोग बोलेंगे हेलिकल स्प्रिंग, ये क्लियर है। अच्छा, जब हम लोग बोलते हैं कि करंट पी से क्यू फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड सेट है वो कैसा है, हम लोग बोलेंगे इट इज यूनिफॉर्म एंड इट इज व्हाट, रेडियल। तो इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है, वो मैं आपको बता देता हूँ। PQR is a rectangular coil of wire of length L and breadth B having n number of turns. When electric current I flows through the coil, okay, its vertical conductor PQ and SR are acted upon by force each of magnitude n into B into I into L. कैसे, तो हम लोग बोल रहे हैं कि जो लेंथ ऑफ कंडक्टर है वो क्या है, L है, ओके। उसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या है, I है, और उसको किस में रखा हुआ है हम लोगों ने, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जिसका हम लोग बोलेंगे ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है, ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होने के कारण हम लोग क्या बोलेंगे कि हर एक जो साइड है पी क्यू एंड एस आर, या उसको आर एस बोल सकते हो, दोनों के ऊपर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे जो फोर्सेस एक्ट हो गए उसका वैल्यू क्या होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी एन इंटू बी इंटू आई इंटू एल। इसके पीछे लॉजिक क्या है, अगर एक ही टर्न है, ओके, तो ये एन क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। जैसे आपको ये दिख रहा है, ये एक ही साइड है, आप क्या बोलोगे, सर अभी हम लोगों ने देखा हुआ है बिल साइन थीटा, ओके। तो अगर बिल साइन थीटा या आई एल बी साइन थीटा हम लोगों ने अप्लाई किया, तो यहाँ पे तो आपको सिर्फ एक ही सिंगल कंडक्टर दिख रहा है, पी से लेके क्यू तक, तो मैं बोला ठीक है, उसको हम लोग वन कंसिडर करते हैं, ठीक है, यस। तो ये क्या हो गया, आई इंटू एल इंटू बी साइन थीटा। अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है बी,
और जो लेंथ ऑफ द कंडक्टर है वो एक दूसरे को क्या है, परपेंडिकुलर है। ओके, जैसे आप देख सकते हो PQ आपका वर्टिकल है और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, हॉरिजॉन्टल है। ये आपको आ रहा है समझ में? तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे कि दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, थीटा का वैल्यू 90 होगा, तो साइन थीटा क्या होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी 0। ओके, मैं फॉर वन टर्न की बात कर रहा हूँ। अगर मैं ऐसी एक कॉइल कंसिडर कर रहा हूँ, पी क्यू आर एस, करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है, okay? और हमारा जो फील्ड है वो इस तरह से, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लोग बोलेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो लेंथ है, okay? अब इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, दे हैव गिवन इट एज व्हाट, स्मॉल एल। और ये कितना दिया हुआ है आपको, दिस इज गिवन एज व्हाट, बी। ओके, ये तो इसको मैं अच्छे से यहाँ पे बना देता हूँ, बाहर की तरफ बना देता हूँ। दिस एल, दिस इज व्हाट, बी। ओके, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर मैं सिर्फ इंडिविजुअल कंडक्टर कंसिडर करूँ, तो पी से लेके क्यू तक अगर मैं देखता हूँ, ये वाला जो कंडक्टर है पी क्यू, वो मैग्नेटिक फील्ड को कैसा है, तो मैं बोलूंगा इट इज एट 90 डिग्री। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। okay? और ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू ये पॉइंट पे है, वो ये पॉइंट पे भी रहने वाला है। ठीक है, दूसरी बात आप ऐसे बोल सकते हो, एंगल एक तो 90 या 270। ओके, तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे, साइन थीटा का वैल्यू क्या होने वाला है, एक तो +1 होगा या -1। लेकिन फिलहाल हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो साइड पी क्यू या साइड एस आर पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है उसका वैल्यू होगा I इंटू एल इंटू बी। ये एक फ्रेम है, ऐसा समझ लो आप। ओके, पी क्यू आर एस, जो भी उसको नेमिंग किया हुआ है टेक्स्ट बुक में वैसे ही दिया हुआ है। ओके फाइन। ओके, ये क्लियर है आप लोगों को? हम लोग बोलेंगे जो P से लेके Q तक है, क्या उसको सिर्फ एक ही टर्न है क्या, नहीं। हम लोग बोलेंगे इसके ऊपर, हम लोग बोलेंगे n नंबर ऑफ टाइम्स क्या है, वायर बाउंडेड है। एक बार, दो बार, तीन बार। तो यहाँ से वायर कितने बार जा रही है, n टाइम्स जा रही है। क्या आपको आ रहा है समझ में? इसलिए हम लोग बोलेंगे कि जो करंट उसमें से एक टाइम पे फ्लो होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि एक टाइम पे जो करंट प्रेजेंट है वहां पे, ओके, वो n नंबर ऑफ लूप्स में प्रेजेंट है। ओके, ये बात आपको ध्यान में रखना है। थ्रू आउट जितने भी लूप्स हैं, हर एक लूप में क्या है, करंट साइमल्टेनियसली प्रेजेंट है। तो टोटल करंट हम लोग बोलेंगे जो PQ के लिए रहेगा, वो क्या रहने वाला है, इट इज गोइंग टू बी N इंटू आई। तो जो टोटल फोर्स रहेगा एक साइड पे, दैट विल बी N इंटू आई, L इंटू बी। ये क्लियर है? दिस इज फोर्स ऑन वॉट, वी आर गोइंग टू से PQ। ओके, सिमिलरली मैं बोलूंगा फोर्स ऑन RS इज ऑल्सो गोइंग टू बी वॉट, N इंटू आई इंटू एल इंटू बी। ये क्लियर है? लेकिन जब मैं PS एंड QR की बात करता हूँ, अब यहाँ पे ध्यान देना है। ओके, अगर मैं PS की बात करूंगा, तो मैग्नेटिक फील्ड और जो ये लेंथ है, ओके, वो एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है। तो ऐसे केस में थीटा क्या रहेगा, 0 रहेगा या फिर 180 रहेगा। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या रहने वाला है, इट इज गोइंग टू बी 0। तो PS एंड QR पे हम लोग बोलेंगे कोई भी फोर्स एक्ट नहीं होगा। जो भी फोर्स एक्ट होगा वो एक तो PQ पे होगा या फिर SR पे होगा। फिर से अगर आप देखते हो PQ एंड SR, तो इसको हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो है वो साइड PQ को अप्लाई करेंगे। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज आर, ओके, लेफ्ट हैंड। इसमें मैं बोलूंगा दिस इज F, B एंड दिस इज I। ठीक है, अब जो आपका डायरेक्शन ऑफ करंट है वो कैसा है, ऊपर से नीचे है, P से Q। तो हमारा करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है नीचे की तरफ। ओके, आपको ये समझ में आ रहा है? ठीक। अच्छा, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा है, तो हम लोग बोलेंगे इट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट यानी मैं अभी आपके हिसाब से बता रहा हूँ, ओके, लेफ्ट टू राइट यानी ये ऐसा होगा। ओके, मेरे लिए ये राइट टू लेफ्ट है, okay? लेकिन आपके लिए, ओके, आपके डायरेक्शन में मैं बताना चाहता हूँ, दिस इज व्हाट, लेफ्ट टू राइट। तो हम लोग बोलेंगे दिस इज व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, दिस इज योर PQ। ये नीचे की तरफ है। ओके, ये आपका फील्ड हो गया, ओके, लाइक दिस, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ऐसे केस में जो फोर्स आ रहा है, सबको दिख रहा है ये, ओके, फोर्स कैसा आ रहा है, बाहर की तरफ। आपके टेक्स्ट बुक में भी चेक करो, जो फोर्स आ रहा है वो कैसा आ रहा है, बाहर की तरफ। बाहर की तरफ है क्या, तो ये जो पीछे जो वॉल है, ये वॉल क्या है, दिस इज द प्लेन ऑफ द पेपर। ये जो आपको वॉल दिख रही है, ये वॉल के ऐसे समझो प्लेन ऑफ द पेपर है। तो वो प्लेन ऑफ द पेपर को बाहर की तरफ क्या है, वो परपेंडिकुलर। ओके, बोलना ये चाहता हूँ कि ये वाला जो फोर्स है, ओके, वो ऊपर की तरफ है, आप ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है, या बाहर की तरफ है। और अगर मैं SR को, ओके, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करता हूँ, ओके, तो अभी जो मैं बोलूंगा डायरेक्शन ऑफ जो करंट है वो कैसा है, तो वो ऊपर की तरफ है। डायरेक्शन ऑफ द फील्ड है वो कैसा है, ओके, तो मैं बोलूंगा लेफ्ट टू राइट। तो आप देखोगे जो मेरा थंब है वो कहाँ पे जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, ये दिख रहा है आपको?
तो इट इज मूविंग व्हाट इनसाइड, इनसाइड यानी आप देखो एस से लेके आर तक, ओके, एस से लेके आर तक जो उसके ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है वो कहाँ पे एक्ट हो रहा है, ओके, इनसाइड, ओके, इनसाइड यानी क्या, तो इट इज गोइंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, ओके, लेकिन अंदर की तरफ जा रहा है, ओके, ये वाला फोर्स बाहर की तरफ आ रहा था और ये वाला फोर्स क्या हो रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है। ये क्लियर है आप लोगों को? मैं बस ये बताना चाहता हूँ ये क्या हो गए, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस which are separated by distance what b. So basically these are what, these are two equal and opposite forces which are separated by distance b. तो वो क्या फॉर्म करेंगे, हम लोग बोलेंगे दे आर गोइंग टू फॉर्म मोमेंट ऑफ कपल, मोमेंट ऑफ कपल, या फिर आप उसको क्या बोल सकते हो, टॉर्क भी बोल सकते हो, okay? तो यहाँ पे वही बोला हुआ है उन्होंने, द मोमेंट ऑफ कपल और टॉर्क, ओके, इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अभी हम लोगों ने देखा है जो एफ का मैग्नीट्यूड है वो क्या है, इट इज एन इंटू आई इंटू एल इंटू बी। और जो दोनों फोर्सेस है, ओके, ये वाला एफ और ये वाला एफ, यानी एक जो बाहर की तरफ आ रहा है और एक जो अंदर की तरफ आ रहा है, उनके बीच में का डिस्टेंस क्या है, स्मॉल बी। हम लोग बोलेंगे दिस विल बिकम एन इंटू कैपिटल बी इंटू आई इंटू स्मॉल एल इंटू स्मॉल बी। ये आपको आ रहा है समझ में? स्मॉल बी यानी लेंथ ऑफ पी एस या लेंथ ऑफ क्यू आर बोल सकते हो आप, ठीक है। तो इसमें हम लोग एल इंटू बी क्या हो जाएगा, सो दिस गोइंग टू बी एल एंड दिस गोइंग टू बी बी। एल इंटू बी इज नथिंग बट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फ्रेम, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो एरिया ऑफ द कॉइल, ओके, यस। तो आपको टॉर्क क्या मिलता है, जो ओवरऑल टॉर्क एक्ट हो रहा है, ओके, टाउ विल बी गिवन बाय व्हाट, स्मॉल एन इंटू बी इंटू आई इंटू ए। ये क्लियर है आप लोगों को? यस। अब ये जो टॉर्क है वो किसके वजह से है, तो हम लोग बोलते हैं कि ये जो कॉइल है, कॉइल के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, और कॉइल किस में रखा हुआ है हम लोगों ने, ओके, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखना है कि जो कॉइल है इट इज कनेक्टेड टू व्हाट, अ हेलिकल, ओके, स्प्रिंग। और ये हेलिकल स्प्रिंग किसका है, तो हम लोग बोलते हैं फॉस्फोब्रॉन्ज फाइबर का बना हुआ है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये जैसे ही हम लोग बोलेंगे कॉइल डिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, तो कॉइल जब डिफ्लेक्ट होगी उसका वैल्यू किसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, हम लोग बोलेंगे टाउ के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, ठीक है। लेकिन जब वो डिफ्लेक्ट होगी तो उसको ये जो हेलिकल स्प्रिंग है वो क्या करेगी, अपोज करेगी, ठीक है। और जब वो अपोज करेगी तो हम लोग बोलेंगे सिर्फ वो अपोज नहीं करेगी, जब करंट का वैल्यू आई का वैल्यू जीरो हो जाएगा, ओके, तो ऐसे केस में वो जो हेलिकल स्प्रिंग है वो वापस क्या करेगी, तो जो रेक्टेंगुलर फ्रेम है उसको रिस्टोर करेगी, रिस्टोर करेगी टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, पहली इंपॉर्टेंट बात ये दी हुई है, ओके, सिंस द मैग्नेटिक फील्ड इज रेडियल द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इन ऑल द पोजिशन ऑफ द कॉइल इज सेम एंड इज इक्वल टू एन इंटू बी इंटू आई इंटू ए। ये क्लियर है? Thus, deflecting torque is directly proportional to the magnetic induction of the magnetic field in which the coil is suspended, ठीक है। अब इसमें एकदम सिंपल लॉजिक है, हम लोग बोलते हैं कि अगर आप टॉर्क या डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की बात करो, ओके, तो एक तो वो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंडेंट है, ओके, वो एरिया ऑफ कॉइल पे भी डिपेंडेंट है, करंट का वैल्यू कितना है उस पर भी डिपेंडेंट है, एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रांग है उसके ऊपर भी डिपेंडेंट है, ठीक है, यस। अब हम लोग क्या बोलते हैं, दिस टॉर्क causes the pointer attached to the coil to deflect and move on a graduated scale। अब इसके लिए हम लोग ये वाला डायग्राम देखेंगे, यस। तो अभी इसका ये सिलेंडर का क्या है, टॉप व्यू है। अब ये जो सिलेंडर जब डिफ्लेक्ट करेगा, ओके, तो हम लोग बोलेंगे जो वो पॉइंटर रहेगा वो इस तरह से मूव होगा, यानी अगर मैं इसको टॉप व्यू देख रहा हूँ तो सिलेंडर ऐसा रहने वाला है, मेरे को सिलेंडर का क्या दिखेगा, सर्कल दिखेगा, ओके, और वो सर्कल के ऊपर ये कनेक्टेड है। तो जब सिलेंडर मूव होता है, सिलेंडर यानी रेक्टेंगुलर फ्रेम मूव हो रहा है, उसके साथ पॉइंटर क्या होगा, वो अपना डिफ्लेक्शन दिखाएगा, ओके, यस। लेकिन जब करंट का वैल्यू जीरो हो जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि रिस्टोरिंग टॉर्क क्या करेगा, उसको ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आएगा पॉइंटर को, ओके। तो हम लोग क्या बोलते हैं, as the coil is deflected the phosphor bronze wire is twisted, this twist in phosphor bronze wire provides restoring torque, or you can say controlling torque। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है टर्म controlling torque। this restoring torque is directly proportional to what, the deflection theta of the coil, okay? जैसे हम लोग बोलते हैं कि जो रिस्टोरिंग फोर्स रहता है स्प्रिंग में तो वो क्या रहता है, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ओके। वैसे हम लोग बोलेंगे रिस्टोरिंग टॉर्क जो है, ओके, उसको हम लोग बोलेंगे टाउ सी या टाउ आर भी बोल सकते हो आप, ओके, दैट इज इक्वल टू व्हाट, माइनस सी इंटू थीटा, ओके। कि थीटा जो भी डायरेक्शन में बनेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क एक्ट होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर कर रहे हैं, ओके। तो हम लोग बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा, कि विल से कि जो पॉइंटर है वो आपको कोई पर्टिकुलर रीडिंग दिखा रहा है, ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे for equilibrium of the coil the deflecting torque must be equal to what, restoring torque। ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे tau d is equal to what, tau c, that is n into b into I into a is equal to c theta। इसको रीअरेंज किया तो आपको I का इक्वेशन क्या मिलेगा, I is equal to थीटा
इंटू ब्रैकेट सी अपॉन एन बी ए, ठीक है। अब जो भी गिवन हम लोग बोलते हैं अरेंजमेंट है, उसमें स्मॉल सी का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। यानी हम लोग बोलते हैं कि हम लोग जो भी छोटे छोटे इसके जो पार्ट्स है या जो इक्विपमेंट्स है उसको तो चेंज नहीं कर सकते, आप स्प्रिंग को चेंज नहीं करोगे बार बार, तो हम लोग बोलते हैं जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, ओके, स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं बोलूंगा मैं इसको, यहाँ पे ट्विस्ट कांस्टेंट बोलूंगा। स्प्रिंग कांस्टेंट के हो जाता है, मैं यहाँ पे बोलूंगा जो ट्विस्ट कांस्टेंट है सी, उसका वैल्यू क्या है, बेसिकली इट इज कांस्टेंट। स्मॉल एन जो है तो वो क्या है, आपका नंबर ऑफ टर्न्स है, ओके। कैपिटल बी जो है वो क्या है, हम लोग बोलते हैं कि मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ व्हाट, तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। एंड ए इज व्हाट, तो एरिया ऑफ व्हाट, फ्रेम या एरिया ऑफ कॉइल बोल सकते हैं। तो ये सब पैरामीटर्स के हम लोग बोलेंगे दे आर कांस्टेंट। तो पूरा जो रेशियो है सी अपॉन एन पी ए, इट इज गोइंग टू बी व्हाट, कांस्टेंट, ओके। और वही हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि पूरा जो टर्म है उसमें हम लोग बोलते हैं एन बी ए एंड सी आर कांस्टेंट, तो उसको के बोल दिया है, तो हम लोग बोलेंगे आई इज इक्वल टू व्हाट, सी अपॉन एन बी ए को हम लोगों ने के बोल दिया है, ओके। तो ये हो गया आई इज इक्वल टू कैपिटल के इंटू थीटा, एंड यू कैन से के निकाल दिया तो आई इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, थीटा, और यू कैन से थीटा इज प्रोपोर्शनल टू आई, ओके। हम लोग क्या बोल रहे हैं, दस द करंट फ्लोइंग थ्रू द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ द डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल, ठीक है, यस। यानी इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो, करंट आई का वैल्यू मेजर कर सकते हो, ओके। जो थीटा जो डिफ्लेक्शन है, ओके, तो करंट आई क्या है उसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, ओके। तो आप वहां पे बेसिकली एंगुलर डिफ्लेक्शन जो है तो उसकी जो स्केल है वो डिग्रीज में नहीं दिखा के आप डायरेक्टली उसको क्या कर सकते हो, कैलिब्रेट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ व्हाट, करंट। लेट अस से जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 0.1 डिग्री जो है, ओके, तो वो हम लोग बोल रहे हैं इट इज फॉर व्हाट, ओके, या मैं बोल रहा हूँ 1 डिग्री जो है इट इज फॉर व्हाट, तो लेट अस से इट इज फॉर 0.5 एम्पियर, ओके। तो आप 1 डिग्री के जगह पे 0.5 एम्पियर डालो, ओके। 2 डिग्री के जगह पे क्या डालोगे, 1 एम्पियर डालोगे, तो उस तरह से आप क्या करोगे, कैलिब्रेशन करोगे। आई होप आपको आ रहा है समझ में, ओके। तो जो स्केल रहती है, ओके, हम लोग बोलते हैं गैल्वेनोमीटर की, दैट कैन बी कैलिब्रेटेड बेस्ड ऑन इट्स एप्लीकेशन। अब जैसे हम लोग बोलते हैं गैल्वेनोमीटर इज आइदर यूज्ड एज फॉर एमीटर और इट इज यूज्ड एज फॉर वोल्ट मीटर, ओके। डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन हम लोग क्या करेंगे, उसका जो स्केल है उसको कैलिब्रेट करें, ठीक है, यस। अब इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। तो इसका जो फर्स्ट एडवांटेज है वो क्या है, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। अब इसका मतलब क्या है, तो हम लोग बोलते हैं कि ये जो दोनों जो पोल्स हैं नॉर्थ एंड साउथ, ओके, तो हम लोग बोलते हैं कि उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग है और रेडियल है, ठीक है। और ये जो अंदर का फ्रेम है तो हम लोग बोलते हैं सपोज अगर इसमें से कोई करंट पास नहीं हो रहा है, okay? तो पहली बात ये जो फ्रेम है हम लोग बोलते हैं इट इज ऑफ व्हाट, हम लोग बोलते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, जैसे एल्यूमिनियम हो गया या कॉपर हो गया, ठीक है। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, अगर उसमें से करंट पास भी हो रहा है तो जो टॉर्क की वैल्यू रहेगी वो बहुत ज़्यादा नहीं है कि वो इसके अंदर कुछ, ओके, छोटा सा फॉल्ट क्रिएट कर ले या कुछ उसमें कुछ ब्रेक हो जाए, ओके, तो ऐसा कोई एरर इसमें आएगा नहीं। तो हम लोग बोलते हैं ये जो इक्विपमेंट है वो क्या है, कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्ग और स्टेडी है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसलिए उन्होंने जो पहला एडवांटेज दिया है वो क्या दिया हुआ है, इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। सेकंड क्या बोला हुआ है, हैव हाई टॉर्क टू वेट रेशियो। इसका मतलब क्या, तो जो भी सेटअप का वेट है, यस, जो भी हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे टॉर्क क्रिएट होने वाला है, तो वो जो सेटअप है फॉर दैट गिवन सेटअप वो एक हाई वैल्यू ऑफ टॉर्क क्या कर सकता है, सस्टेन कर सकता है, ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्या है, इट इज वेरी एक्यूरेट एंड रिलायबल, ओके, यस। तो वो क्या है, वो उसका एक तरह का प्रॉपर्टी है, ओके, या उसका ऑब्जर्वेशन आप बोल सकते हो कि जो भी आपको रीडिंग बता रहा है करंट की या जो भी वोल्टेज की, डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन, वो काफ़ी एक्यूरेट है। तो जो फोर्थ वाला अभी एडवांटेज है वो क्या है, स्केल्स आर यूनिफॉर्म। स्केल्स आर यूनिफॉर्म मैंने क्या, तो हम लोग पहली बात बोलते हैं कि जो थीटा है, okay, या जो आई है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, आई इज इक्वल टू वॉट, थीटा इंटू ब्रैकेट सी अपॉन एन बी ए। ये जो फैक्टर है, ओके, तो वो हर एक वैल्यू ऑफ थीटा और आई के लिए क्या है, इट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, ये बात ध्यान में रखो। और ये थियोरेटिकली भी ट्रू है और हम लोग बोलते हैं कि प्रैक्टिकली भी क्या आता है, ओके, ऑलमोस्ट यू कैन से इट इज परफेक्ट, ओके, यस। अब इसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि ये स्केल्स और यूनिफॉर्म ये क्या बताना चाहते हैं, okay? देखो अगर ऐसा है कि थीटा जो है, ओके, यानी जो डिफ्लेक्शन है वो अगर मैं बोल रहा हूँ 1 डिग्री का है, okay? एक एग्जांपल दे रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ 1 डिग्री यानी कितना है, तो जब 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ओके, यस। तो ऐसा समझो कि अगर डिफ्लेक्शन, ओके, 5 डिग्री का है तो वो आपको क्या बताएगा, ओके, थियोरेटिकली बता रहा है, ओके, कि अगर 1 डिग्री 2 एम्पियर है तो 5 डिग्री कितना रहेगा, 10 एम्पियर, ओके। लेकिन रियल में भी, ओके, अगर 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, ओके, तो वो 5 डिग्री का डिफ्लेक्शन दिखा, यानी प्रैक्टिकली भी ऑलमोस्ट क्या हो रहा है, वो थ्रू आउट प्रॉपरली वर्क कर रहा है, यूनिफॉर्मली वर्क कर रहा है। इसलिए उन्होंने बोला हुआ है स्केल्स क्या है, जो स्केल्स है वो यूनिफॉर्म है, ओके। यस, मैं वापस बता रहा हूँ, मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर 1 डिग्री 2 एम्पियर है, ओके, तो 5 डिग्री के लिए कितना करंट फ्लो होना चाहिए, 10 एम्पियर, ओके, यस। या फिर मैं बोलूँगा कि 10 डिग्री के लिए कितना फ्लो होना चाहिए, तो 20 एम्पियर। तो अगर वो 10 डिग्री दिखा रहा है, ओके,
तो वहां पे जो डिफ्लेक्शन रहेगा वो 20 एम्पियर का ही रहेगा। ओके, यस। इसका मतलब क्या है कि 20 एम्पियर अगर करंट फ्लो हो रहा है तो 20 एम्पियर ही दिखाएगा। ओके, यस। थोड़ा बहुत हम लोग बोलेंगे 2 या 3% का एरर अगर रहा तो वो रह सकता है। ओके, वो तो हर एक इंस्ट्रूमेंट में बाय डिफॉल्ट रहता है। ओके, बट हम लोग बोलते हैं कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, वो काफी एक्यूरेट है। एनीवे, अभी डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। तो हम लोग बोलते हैं चेंजेस इन टेम्परेचर अफेक्ट रिस्टोरिंग टॉर्क फर्स्ट। सेकंड, रिस्टोरिंग टॉर्क कैनॉट बी इजीली चेंज। क्यों? तो हम लोग बोलते हैं कि रिस्टोरिंग टॉर्क क्या है, इट इज सी इंटू थीटा। सी का वैल्यू हम लोग चेंज नहीं कर सकते कि वो चेंज करना है तो पूरा का पूरा क्या है, हमें हेलिकल स्प्रिंग चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, और वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कॉस्टली हो जाएगा कि हर बार हम लोग ओके इंस्ट्रूमेंट का हेलिकल स्प्रिंग चेंज नहीं कर सकते। सेकंड, possibility of damage of phosphor bronze wire suspension and hair helical spring arising out of severe stress। ओके, अब हम लोग बोलते हैं कि कंटिन्यूसली क्या हो रहा है कि जब डिफ्लेक्शन होता है, okay, हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे एक ट्विस्ट क्रिएट होता है, और ट्विस्ट की वजह से क्या होता है, एक शियर स्ट्रेस डेवलप होता है। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे सीवियर स्ट्रेस दिया हुआ है, वो कौन से टाइप का है, शियर स्ट्रेस का है। ओके, यस। तो जब भी ट्विस्ट हो रहा है स्प्रिंग में, ओके, तो हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, इट इज अंडरगोइंग व्हाट, शियर स्ट्रेस। ओके, तो अगर मैं ये इंस्ट्रूमेंट कंटिन्यूसली यूज कर रहा हूँ या रेगुलर बेसिस पे यूज कर रहा हूँ, तो देर आर चांसेस कि वो जो फिलामेंट है उसके अंदर क्या हो सके, ओके, फैटिक की वजह से कुछ फ्रैक्चर आ जाए। ओके, जैसे इलास्टिसिटी टॉपिक में हम लोगों ने सीखा। ओके, एनीवे, एक और इसमें दिया हुआ है डिसएडवांटेजेस। ओके, सच इंस्ट्रूमेंट कैनॉट बी यूज फॉर अल्टरनेटिंग करंट। ओके, उसके पीछे रीजन क्या है, तो बार बार क्या होगा, डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा दिखाएगा। ओके, यस, ये आपको आ रहा है समझ में। एसी करंट जो है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, वो दो मैक्सिमम लिमिट के बीच में फ्लक्चुएट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोल रहा हूँ 50 एम्पियर, ओके, यस, तो +50 से -50, फिर वापस +50 से -50, तो यहाँ पे दोनों साइड का पोलरिटी क्या होगा वो दिखाएगा, -50 से +50, -50 से +50, ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा, और हम लोग बोलेंगे इट इज नॉट गुड फॉर वॉट। यानी हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ओके, ये जो ओवरऑल पूरा सेटअप है, ओके, गैल्वेनोमीटर का, वो एसी करंट के लिए क्या है, वो बना ही नहीं है। ये आपको आ रहा है समझ में? यस। हम लोग एक आध बार उससे करंट मेजर कर भी सकते हैं, लेकिन वो क्या दिखाएगा आपको, फ्लक्चुएटिंग रीडिंग कंटिन्यूसली दिखाते रहेगा। ठीक है, तो उससे आपको एग्जैक्ट वैल्यू डिटरमाइन करने को नहीं आएगी। ये क्लियर है आप लोगों को? यस। अच्छा, इसके बाद उसका पहला एप्लीकेशन दिया है विच इज वॉट, तो हम लोग बोलते हैं एममीटर। ओके, तो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, पीएमएमसी, कैन बी यूज्ड एज वॉट, फर्स्ट एममीटर, सेकंड वोल्ट मीटर, थर्ड क्या है, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। ओके, इसमें आपको सिलेबस में सिर्फ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 है, वो ध्यान में रखना। ठीक है, अब एम मीटर क्या है, तो हम लोग बोलते हैं एम मीटर इज अ डिवाइस विच इज कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, तो यहाँ पे डायग्राम में आपको एक बेसिकली एक गैल्वेनोमीटर दिया हुआ है। ओके, और वो गैल्वेनोमीटर को हम लोगों ने क्या किया हुआ है, एक शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाया हुआ है। ठीक है, और जब ये शंट रेजिस्टेंस हम लोग पैरेलल में लगाते हैं, ओके, तो ये जो पूरा सेटअप है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वी कॉल इट एज व्हाट, एमीटर। ठीक है, अब ये जो पूरा सेटअप है ये हम लोगों ने सर्किट के दो पर्टिकुलर पॉइंट्स के बीच में लगाया। लेट अस से दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। ओके, अब ये अगर आपको मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में बताऊं तो मैं ऐसा बोलूंगा कि लेट अस से दिस इज योर गिवन सर्किट, ये हमारा ईएमएफ सोर्स है। ओके, यस, ये एक रेजिस्टेंस ले लिया है हम लोगों ने आर। ओके, और हम लोग एमीटर इस तरह से लगाते हैं। ओके, तो अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये जो सर्किट है उसमें से करंट आई फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये जो पॉइंट है, एक को पॉइंट ए बोल देता हूँ और इसको क्या बोल देता हूँ, आई कॉल इट एज पॉइंट बी। ठीक है, अब ये जो आपका डायग्राम है, ये डायग्राम हम लोग ये सर्किट में कैसे फिट करते हैं वो मैं आपको बताऊँ। ओके, तो ये जो एम मीटर है, पहले ओके, पहले तो मैं ये बता देता हूँ पॉइंट ए एंड पॉइंट बी क्या है। तो यहाँ पे ये जो दो पॉइंट्स दिख रहे हैं ना आपको, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज व्हाट, पॉइंट बी, ऐसा आप एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, और ये बाकी का जो पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच में जो पूरा सेटअप है, दैट इज व्हाट हम लोग बोलेंगे गैल्वेनोमीटर विच इज बीइंग यूज्ड। ओके, या फिर उसका जो एप्लीकेशन है वो क्या है, इट इज एज एम मीटर। ये क्लियर है? अच्छा, तो अगर वो एम मीटर जैसा यूज कर रहे हैं तो उसका जो कैलिब्रेशन होगा, ओके, वो भी किस में रहने वाला है, तो एम्पियर या मिली एम्पियर जिसमें भी ओके रिक्वायर्ड रीडिंग लगेगी हमें। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें आपको बस एक बात ध्यान में रखना है, ओके, यस, कि व्हाट एग्जैक्टली इज अ शंट रेजिस्टेंस। ओके, तो हम लोग बोलते हैं when a larger current is to be measured, a low resistance is connected in parallel with moving coil galvanometer, which is called what, shunt. The instrumental scale is calibrated to read directly the total current. Such an instrument used to measure current is called as an ammeter. शंट का फंक्शन क्या है, तो हम लोग बोलते हैं शंट bypasses most of the current and allows smaller current to flow through the coil of moving coil galvanometer. Shunt resistors are made up of
मैग्नीन सिंस इट हैज निग्लिजिबल टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, यानी हम लोग बोलते हैं कि ये जो मटेरियल है मैग्नीन, ओके, तो हम लोग बोलते हैं कि उसका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, ओके, वो क्या, इट इज वेरी स्मॉल। ओके, तो हम लोग बोले अगर उसका टेम्परेचर बढ़ भी गया, ओके, यानी कंटिन्यूसली जब करंट फ्लो हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि यस, कि जो शंट रेजिस्टेंस है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों को पता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी क्या होता है, कंडक्टर का बढ़ता है। ठीक है, इसलिए हम लोग वो जो शंट रेजिस्टेंस है वो कौन से मटेरियल का बनाते हैं, मैंगनीज। ठीक है, ये आप लोगों को 11th स्टैंडर्ड में था, और ये आप लोगों को ध्यान में भी रखना है, ठीक है, क्योंकि सीईटी में इसके ऊपर एक आधा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब मैं आपको इसका बेसिकली लॉजिक बता देता हूँ। ये डायग्राम आपका कैसा रहेगा, ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका पॉइंट ए है, ठीक है, यस। और अगर मैं शंट रेजिस्टेंस नहीं लगाता हूं तो मैं बोलूंगा कि जो गैल्वेनोमीटर है उसका रेजिस्टेंस क्या रहने वाला है, इट इज गोइंग टू बी जी। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा देते हैं लाइक दिस। आपके टेक्स्ट बुक में इसको इन्वर्टेड बताया हुआ है, ये जो डायग्राम है ना, उल्टा बोला हुआ है। शंट रेजिस्टेंस नीचे दिखाया हुआ है और बाकी का गैल्वेनोमीटर पैरेलल में दिखाया हुआ है। ठीक है, यस। हम लोग उसको और सिंपल वे में इस तरह से दिखा रहे हैं। ठीक है, यस। अब इसमें एक बात ध्यान में रखनी है, ये सर्किट में कंप्लीट कर देता हूँ। ये आपका ईएमएफ सोर्स है लाइक दिस, तो हम लोग ई बोल देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम लोग क्या बोलने वाले हैं कि जो करंट आई फ्लो होगा तो रेजिस्टेंस आर में से पास होगा, और पॉइंट ए पे जब आएगा तो पॉइंट ए क्या एक्ट होने वाला है, इट इज गोइंग टू एक्ट एज जंक्शन। यानी करंट आई यहाँ पे क्या होगा, स्प्लिट होगा। स्प्लिट कैसे होगा, तो हम लोग उसको जो करंट ओके गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से पास होने वाला या गैल्वेनोमीटर से पास होने वाला, उसको मैं बोल देता हूँ आई जी। तो जो रिमेनिंग करंट रहेगा वो क्या रहेगा आपका, इट विल बी आई माइनस आई जी। ठीक है, अब शंट रेजिस्टेंस जो है, ओके, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, जो शंट रेजिस्टेंस है उसको हम लोग एस से बताते हैं, और एस का वैल्यू क्या होना चाहिए, एस शुड बी वेरी स्मॉल। उसका रीजन क्या है, हम लोग बोलेंगे अगर एस बहुत स्मॉल है तो मैक्सिमम करंट क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ओके, यहां से फ्लो होगा। ओके, और गैल्वेनोमीटर से क्या होगा, बहुत ही छोटा सा करंट फ्लो। ओके, ये बात ध्यान में रखना है। दूसरी बात, अगर मैं ओके एक स्मॉल शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाता हूँ तो ओवरऑल जो रेजिस्टेंस रहेगा, ओके, जो गैल्वेनोमीटर का रहेगा, गैल्वेनोमीटर विच इज बीइंग यूज्ड एज एमीटर, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसका मैं एक आपको सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। लेट अस से गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, 1000 ओम है, और मैं एक शंट रेजिस्टेंस लेता हूँ विच इज ऑफ 1 ओम। अब इसका जो नेट रेजिस्टेंस रहेगा, आप क्या बोलोगे सर, वो रहेगा नेट रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, लेट अस से उसको मैं आरपी बोल देता हूँ, दैट विल बी इक्वल टू 1/1000 प्लस 1/1। को रीअरेंज किया तो क्या मिलेगा आपको, दिस विल बी 1 into 1 प्लस 1000/1000। अब इसको हम लोगों ने इन्वर्ट किया तो आपको मिलेगा आरपी इज इक्वल टू वॉट, 1000/1001। इसका अप्रोक्सीमेटली आंसर कितना आएगा, 0.99 समथिंग। ये मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, मैं कैलकुलेट नहीं किया, मैंने जस्ट ऐसे ही बोल दिया कि इसका अप्रोक्सीमेट आंसर 0.998 ओम आएगा। यानी जो गैल्वेनोमीटर ओके 1000 ओम का था, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर उसको मैंने शंट रेजिस्टेंस लगाया जिसका वैल्यू बहुत कम है, तो इमीडिएटली आप क्या देख रहे हो, जो ओवरऑल हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस रहेगा एम मीटर का, वो क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। ओके, और उसके वजह से क्या होता है, मैं बोलता हूँ कि जो करंट आई का वैल्यू है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता, क्योंकि देखो ये जो आरपी है वो कैपिटल आर को क्या होने वाला है, हम लोग बोलेंगे सीरीज में आने वाला है। तो हम लोग बोलते हैं आरपी और आर अगर सीरीज में आ गए, ओके, ये बात ध्यान में रखो। ओके, तो वी से ई इज इक्वल टू वॉट, आई इंटू ब्रैकेट आर प्लस स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या है, तो हम लोग बोलते हैं इट इज इंटरनल रेजिस्टेंस, लाइक दिस, दिखा दिया मैंने सब। इसलिए ऐसे लाइन के ऊपर नहीं बनाते, बट अभी ठीक है मैंने बना दिया है। ओके, ये क्लियर है। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, सपोज आरपीपी ऐड हो गया, ये हो जाएगा आर प्लस आरपी प्लस स्मॉल आर। तो ये जो आई का वैल्यू है वो क्या होने वाला है, अगर ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ गया, okay, तो आई का वैल्यू घट जाएगा, यानी जो आप एक्चुअली मेजर करोगे वो क्या मेजर करोगे, आई डैश। तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलते हैं कि जो आरपी है, आरपी का वैल्यू क्या होना चाहिए, इट शुड बी वेरी स्मॉल। इनफैक्ट आइडियल एम मीटर के लिए हम लोग बोलेंगे आरपी का वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ये क्लियर है आप लोगों को। ओके, एनीवे मैंने आपको यहाँ पे अभी क्या बताया कि जो शंट रेजिस्टेंस है, शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होना चाहिए, बहुत निग्लिजिबल होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। ठीक है, यस, आपके टेक्स्ट बुक में भी देख लेते हैं, हम लोग बोलेंगे a low resistance is connected in parallel with moving coil galvanometer which is called as what, shunt। ये क्लियर है।
ओके। तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जो गैल्वेनोमीटर रहता है उसको अगर एम मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम लोग जो रेजिस्टेंस लगाते हैं दैट इज कॉल्ड एज शंट रेजिस्टेंस। वो शंट रेजिस्टेंस उसको पैरेलल में लगाते हैं और उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए कि जितनी कम हो सके उतनी कम होनी चाहिए। ये क्लियर है? ओके। अच्छा, अभी इसका हम लोग क्या करेंगे ना, इक्वेशन देख लेते हैं। इक्वेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, एकदम सिंपल है। यस, यहाँ पे देख लेते हैं। बिटवीन पॉइंट ए एंड बी मैं बोलूंगा जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, वी ए बी। अब वी ए बी के दो वैल्यू हो गए तो मैं बोलूंगा बाय ओम्स लॉ इज इक्वल टू आई जी इंटू कैपिटल जी। जो सेकंड वाला वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा, तो लेटर से ये जो करंट फ्लो हो रहा है, okay, इसको मैं आई एस बोल देता हूँ। आई एस यानी क्या, तो आई माइनस आई जी। फिलहाल उसको मैं ऐसे बोल देता हूँ आई एस इंटू एस। ओके, तो इसको अगर रीअरेंज किया मैंने, सिर्फ अगर इतना पार्ट लिया इक्वेशन, ओके, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, वी कैन से एस इज नथिंग बट इक्वल टू आई जी इंटू जी अपॉन आई एस। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो एस इज इक्वल टू आई जी इंटू जी अपॉन आई एस। जो है आई एस को आप क्या लिख सकते हो, आई माइनस आई जी। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन हो गया। ठीक है। यस, अब मैं इस साइड का जो पार्ट है उसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। तो मैंने ये साइड का पार्ट क्या किया है, क्लियर किया है। अब ये इक्वेशन को रीअरेंज करके हम लोग क्या बोल सकते हैं, ओके, सपोज मैंने ये जो डिनोमिनेटर है, ओके, वो मैंने एस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट एस इंटू आई माइनस एस इंटू आई जी विल बी इक्वल टू वॉट, आई जी इंटू। इसमें से आई जी के टर्म्स एक साइड पे ले लेते हैं तो आपको मिलेगा एस इंटू आई विल बी इक्वल टू वॉट, आई जी इंटू जी। माइनस एस इंटू आई जी क्या हो जाएगा इधर आके, प्लस आई जी इंटू एस हो जाएगा। दोनों में से आई जी कॉमन ले लेते हैं तो आपको मिलेगा ये क्या रहेगा, इज गोइंग टू बी जी प्लस एस, और ये क्या रहेगा, आई इंटू एस। तो इसको रीअरेंज किया तो आपको आई जी का भी एक इक्वेशन मिल जाता है, और वो आई जी का इक्वेशन क्या रहेगा, तो इट विल बी एस अपॉन एस प्लस जी, ओके, इंटू इज गोइंग टू बी वॉट, आई। ये क्लियर है आप लोगों को? तो पहला वाला इंपॉर्टेंट इक्वेशन ये है आपका, और सेकंड वाला इंपॉर्टेंट इक्वेशन ये है। ठीक है, अब हम लोग ये टेक्स्ट बुक में चेक कर लेते हैं। तो आपका जो एस का इक्वेशन दिया है वो क्या दिया हुआ है, ओके, एस इज इक्वल टू वॉट, ओके, ब्रैकेट आई अपॉन आई माइनस आई जी टू जी। हमारा जो इक्वेशन आ रहा है वो भी क्या है, ऑलमोस्ट सेम है, ओके, आई अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी। ओके, ये क्लियर है। और जो सेकंड वाला इक्वेशन है वो क्या है, आई जी इज इक्वल टू वॉट, ब्रैकेट एस अपॉन एस प्लस जी इंटू आई। ठीक है, हमारा भी जो इक्वेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, आई जी इज इक्वल टू वॉट, एस अपॉन एस प्लस जी इंटू आई। ये दो इक्वेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको जो है, तो आपको न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं सीईटी, जहाँ पे आपको शंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, या फिर इसको ही हम लोग रीअरेंज करते हैं तो आपको जी का इक्वेशन क्या मिलेगा, इट विल बी एस इंटू आई माइनस आई जी अपॉन आई जी। ओके, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जहाँ पे आपको शंट रेजिस्टेंस दिया हुआ है, आई का वैल्यू दिया है और आई जी का वैल्यू दिया है, और आपको गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस नहीं। तो ऐसे कॉम्बिनेशन में आपको कोई भी पर्टिकुलर इस पे सम या ओके न्यूमेरिकल आ सकता है सीईटी में। ठीक है, एनीवे हम लोग टेक्स्ट बुक में देखते हैं। तो आई होप आपको ये इक्वेशंस तो समझ में आ गए। ठीक है, अब हम लोग क्या बोलेंगे, ओके, द फंक्शंस ऑफ शंट रेजिस्टेंस। तो पहली बात, इट रिड्यूसेस द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर। जैसे हम लोगों ने बोला था कि अगर मैं बोलता हूँ कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 1000 है और उसको अगर मैं 1 ओम का ओके शंट रेजिस्टेंस लगा देता हूँ, तो ओवरऑल जो बेसिकली हम लोग क्या बोलेंगे कि शंट रेजिस्टेंस जब मैं उसको पैरेलल में लगाता हूँ, ओके, तो ओवरऑल उसका रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है। ओके, इट कम्स टू बी व्हाट, 0.999 समथिंग और 0.998 समथिंग। यस, तो इट रिड्यूसेस द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर। सेकंड क्या है, हम लोग बोलेंगे इट इंक्रीजेस द रेंज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ओके, अब रेंज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट किस पे डिपेंडेंट है, तो हम लोग बोलते हैं कि रेंज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ये बता रहा है कि फ्लक्चुएशन कितना आप दे सकते हो, और फ्लक्चुएशन किसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो हम लोग बोलते हैं कि गैल्वेनोमीटर में से कौन सा करंट फ्लो हो रहा है। तो आईजी का वैल्यू क्या करेगा, डिसाइड करेगा कि हम लोग कितना रेंज दे सकते हैं। क्या आपको आ रहा है समझ में? तो आप बेसिकली अगर एस का वैल्यू ऐसा सिलेक्ट करते हो कि जैसे आईजी का इक्वेशन है हमारे पास, आईजी का इक्वेशन क्या है, एस अपॉन एस प्लस जी इंटू आई। तो टेकिंग अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एस, आप आईजी का वैल्यू क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। और अगर आप आईजी का वैल्यू कम कर रहे हो, ओके, तो हम लोग बोलते हैं, देख सकते हैं कि इसमें हम लोग जो रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट है वो क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ओके, यानी बेसिकली अगर देखो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अगर 100 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, और आईजी का वैल्यू सिर्फ 1 एम्पियर है, तो हम लोग यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं हमारा एमीटर इस तरह से कि हम लोग 100 से लेके 500 एम्पियर तक भी क्या कर सके, उसको मेजर कर सके। या अगर मैं लोअर स्केल पे बोलूँ तो 100 मिली एम्पियर से 500 मिली एम्पियर भी क्या कर सके, मेजर कर सके। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि शंट रेजिस्टर जो है उससे क्या होता है, हम लोग बोलते हैं आईजी का वैल्यू हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम लोग बोलते हैं वी कैन एक्चुअली इंक्रीज वॉट, रेंज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ये भी सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट,
इट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव पाथ फॉर एक्सेस करंट टू पास विच प्रोटेक्ट्स द गैल्वेनोमीटर फ्रॉम द डैमेज। अब बेसिकली ये जो इक्वेशन बताया था हम लोग, तो यहाँ से हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो करंट आई फ्लो हो रहा है, तो पार्ट ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू शंट रेजिस्टेंस आई माइनस आई जी, एंड रिमेनिंग पार्ट आई जी, जो हम लोग बोलते हैं बहुत छोटा पार्ट है, ओके, टोटल करंट आएगा, वो गैल्वेनोमीटर में से फ्लो होता है। उसकी वजह से क्या हो जाता है, हम लोग बोलते हैं कि गैल्वेनोमीटर का जो डैमेज होने का चांस है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर से क्या है, बहुत कम करंट फ्लो हो रहा है। और देखो यहाँ पे हम लोगों ने एक और बात देखी थी, कि जो टॉर्क एक्ट होता है गैल्वेनोमीटर पे, इट इज बेसिकली व्हाट इट डिपेंड्स ऑन द करंट आल्सो, NBA, ये हम लोगों ने सीखा है। तो अगर मैं IG का वैल्यू जितना कम रखता हूँ उतना ओवरऑल टॉर्क भी क्या रहेगा, कम रहेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है ये। तो ऐसे हम लोग बोलते हैं, उससे बेसिकली गैल्वेनोमीटर भी क्या रहता है आपका, सेफ रहता है। ये क्लियर है? ओके। अच्छा, और इसके बाद फिर हम लोगों ने ये इक्वेशन निकाला हुआ है। अच्छा, ये जो ब्रैकेट है उसमें S अपॉन एस प्लस जी को क्या बोलते हैं हम लोग, वी कॉल इट एज स्मॉल एन। तो बेसिकली S अपॉन एस प्लस जी को स्मॉल एन डाल दिया, तो हम लोग बोलेंगे आई इज इक्वल टू वॉट, एन टाइम्स आई जी। ठीक है, और ये जो ऊपर वाला इक्वेशन है शंट रेजिस्टेंस का, उसमें हम लोगों ने आई को क्या सब्सटीट्यूट किया, एन इंटू आई जी। तो आपको क्या मिला, विल गेट एस इज इक्वल टू ब्रैकेट आई जी अपॉन एन इंटू आई जी माइनस आई जी, ब्रैकेट क्लोज, इंटू कैपिटल जी। इसमें से थ्रू आउट आई जी के टर्म्स कैंसिल कर दिया, तो आपको मिला शंट रेजिस्टेंस एस इज इक्वल टू वॉट, कैपिटल जी अपॉन एन माइनस वन। ठीक है, और इसको ही अगर आप रीअरेंज करते हो तो आपको स्मॉल एन का वैल्यू मिल जाएगा। स्मॉल एन क्या है, हम लोग बोलेंगे इट इज गोइंग टू बी जी प्लस एस अपॉन एस। अब ये जो स्मॉल एन है वो आपको क्या बता रहा है, ओके, यस, स्मॉल एन आपको ये भी बताता है कि आईजी का वैल्यू कितना होना चाहिए, यानी गैल्वेनोमीटर के अंदर मैक्सिमम कितना करंट आप भेज सकते हो। ओके, लेट अस से मैं बोल रहा हूँ कि जो आई का वैल्यू है वो 1000 एम्पियर है, ओके, या फिर हम लोग उसको ऐसे बोलते हैं, 1000 एम्पियर की जगह पे 1000 मिली एम्पियर ले लेता हूँ। ठीक है, और मुझे ऐसा बोला हुआ है कि जो आई का वैल्यू है, ओके, आई का वैल्यू इतना है और आई का वैल्यू मैंने कितना रखना है, ओके, सिंपली 10 मिली एम्पियर रखना है। तो ऐसे केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, ओके, ये वाला इक्वेशन देखना पड़ेगा, आई इज इक्वल टू वॉट, एन टाइम्स आई जी। ओके, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा आई इज इक्वल टू एन टाइम्स आई जी। अब आई जी का वैल्यू 10 मिली एम्पियर है, तो ऑब्वियसली एन का वैल्यू क्या रहना चाहिए, इट शुड बी 100। ओके, अब एन का वैल्यू 100 है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हमारे पास एक और इक्वेशन है, एन इज इक्वल टू वॉट, जी प्लस एस अपॉन एस। ओके, लेट अस से मैं बोलता हूँ कि जी का जो वैल्यू है, okay, मैं बोल रहा हूँ इट इज वॉट 80 ओम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, एन विल बी इक्वल टू वॉट, जी प्लस एस अपॉन एस। में हम लोग एन का वैल्यू 100 डाल देंगे, जी का वैल्यू 80 डाल दिया, और एस का वैल्यू आपको क्या करना पड़ेगा, फिर यहाँ से कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसको रीअरेंज किया तो आपको क्या मिलेगा, दिस गोइंग टू बी 100s विल बी इक्वल टू वॉट, 80 प्लस एस। इसको रीअरेंज किया तो आपको क्या मिलेगा, 99s इक्वल टू वॉट, 80। तो आपको एस का वैल्यू क्या मिलेगा, 80 अपॉन 99। ओके, अप्रोक्सीमेटली इसको 100 कंसिडर करते हैं, एस का वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको, 0.8 ओम के आसपास मिलेगा, 0.8 या 0.81 या 0.82। यस, तो इस तरह से आप क्या है यहाँ पे, ओके, इनडायरेक्टली आप शंट रेजिस्टेंस भी सिलेक्ट कर सकते हो कि आपने कितना करना है। ओके, तो ये जितने भी इक्वेशंस हैं सबके सब ये काफी क्या है, काम किया है। यस, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा है, वी सॉ द एप्लीकेशन ऑफ गैल्वेनोमीटर एज वॉट, एमीटर। ठीक है, अब जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम लोग क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर एज वॉट, वोल्ट मीटर देखेंगे। ठीक है, इसमें एक और इक्वेशन है कि जैसे हम लोगों ने IG और I में रिलेशन देखा था, वैसे IS एंड I के बीच में भी रिलेशन है, वो आप लोग एक बार खुद देख सकते हो। वो फाइनल इक्वेशन कैसा दिया हुआ है, IS इज इक्वल टू वॉट, ओके, कैपिटल G अपॉन S प्लस जी इंटू आई। ठीक है, यस, एनीवे, जो अभी वोल्ट मीटर का एप्लीकेशन है वो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में वोल्ट मीटर, उसके बाद फिर जो सेंसिटिविटी का कंसेप्ट है वो देख लेंगे, सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। ओके, यस, उसके बाद एक्यूरेसी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वो भी हमें देखना है, एंड जो साइक्लोट्रॉन का कंसेप्ट है, okay, वो हम लोग ले लेंगे। okay? यस, और अगर लेक्चर जल्दी खत्म हो गया हमारा, यानी फर्स्ट 25 या 30 मिनट्स में ही अगर ये टॉपिक खत्म हो गया, लेक्चर नहीं, अगर ये टॉपिक खत्म हो गया, तो मैं क्या करूँगा, मैग्नेटिज्म टॉपिक भी जो है, ओके, उसका पार्ट स्टार्ट कर दूंगा अगले लेक्चर में। एनीवे, तो हम लोग क्या करेंगे, आज के लिए यहाँ पे स्टॉप करते हैं।